दिल्ली कार ब्लास्ट का यूपी कनेक्शन, मुस्लिम डॉक्टरों पर एक्शन की तैयारी। दिल्ली कार ब्लास्ट का जांच एजेंसियों ने कड़ियां जोड़नी शुरू की तो आतंक का खौफनाक डॉक्टर मॉड्यूल सामने आया। एक के बाद एक 5 डॉक्टरों को जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस ने दबोच लिया। धमाके की मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन भी लखनऊ में पकड़े गए। उसके भाई डॉक्टर परवेज से जांच एजेंसियां सच उगलवा रही हैं। कभी सिमी तो कभी इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई, हर बार आतंक के तार यूपी से जुड़े रहे हैं। लेकिन शायद ये पहली बार है जब इतने पढ़े लिखे लोग कट्टर यानी रेडिकलाइज हुए हैं। जांच एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों के सामने भी बड़ा सवाल यही है कि क्या 2020 के दशक में देश में नया कट्टरपंथी संगठन तो सक्रिय नहीं हो गया, जो आम कॉलेज और यूनिवर्सिटी से इतर मेडिकल क्षेत्र में काम करने वालों को टारगेट कर रहा है। आज इसी से पर्दा उठाएंगे और आपको खबर तह तक बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दरअसल देश का माहौल खराब करने में 1990 के दशक में सिमी, 2000 के दशक में इंडियन मुजाहिदीन और 2010 के बाद पीएफआई की सक्रियता जग जाहिर है। समय समय पर जांच एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों ने इनके मंसूबों को नाकाम किया, पर्दाफाश भी किया। लेकिन दिल्ली में आतंकी घटना में जो नाम सामने आए उनमें लगभग सभी डॉक्टर हैं। यूपी में अब तक 5 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शनिवार को यूपी एटीएस ने डॉक्टर आदिल के कनेक्शन के शक में सहारनपुर, देवबंद और शामली से 5 लोगों को उठाया। डॉक्टर परवेज अंसारी से संबंधित दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है। कंप्यूटरों को जांचा जा रहा है, स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। हर तरह से आतंकी साजिश को डिकोड करने की इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है। क्या यूपी में सक्रिय है पाकिस्तानी आतंकी संगठन? उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के चलते आतंकियों के निशाने पर रहा है। जांच एजेंसियां पाकिस्तान से संचालित प्रमुख संगठनों से जुड़े लोगों पर समय समय पर कार्रवाई करती रही है। 2007 में लखनऊ में हुए ब्लास्ट में लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका सामने आई थी। 2001 में संसद पर हमले के बाद से यूपी में जैश-ए-मोहम्मद की गतिविधियां बढ़ी थीं। इसके बाद इस आतंकी संगठन से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। इसी तरह हिजबुल मुजाहिदीन, खूजी, अल-कायदा, इंडियन सबकॉन्टिनेंट जैसे आतंकी संगठन सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी की वजह से मंसूबों में नाकाम होते रहे। सरहद पार से मिलती है मदद। यह संगठन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और उसके संरक्षित गुटों से समर्थन पाते रहे। सिमी को आईएसआई से हथियार मिलने, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से प्रशिक्षण हासिल करने जैसे सबूत भी जांच एजेंसियों को मिलते थे। इसी तरह इंडियन मुजाहिदीन को लश्कर-ए-तैयबा और खूजी से फंडिंग और आईईडी तकनीक की ट्रेनिंग मिली। 2008 में अहमदाबाद ब्लास्ट में पाकिस्तानी हैंडलर की भूमिका सामने आई थी। सरकारी एजेंसियों का मानना था कि सिमी और इंडियन मुजाहिदीन की तरह पीएफआई को भी पाकिस्तान से मदद मिलती रही। 2022 में प्रतिबंध के बाद देश भर में हुई छापेमारी में बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े हुए लोगों को जेल भी भेजा गया था। इन संगठनों का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रॉक्सी के रूप में करता रहा है। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में भी शामिल आतंकी लखनऊ की डॉक्टर शाहीन सईद 10 साल से पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी हुई थी। उसे पूरी मदद मिलती थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि शाहीन 2015 में जैश से जुड़ी थी। अधिकारी के मुताबिक शाहीन ने 1 साल तक जैश को संवेदनशील सूचनाएं भेजी थी। 2016 में वो जैश की एक्टिव मेंबर बनी। सुरक्षा एजेंसियां अब ये पता लगा रही हैं कि 10 साल में शाहीन कहां रही और उसके नेटवर्क में कौन कौन आया। पड़ताल में पता चला कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कई साल से साजिश रच रहा था। 2021 में एक रिश्तेदार ने डॉक्टर शाहीन को पति, बच्चे और नौकरी छोड़ने पर जब टोका तो शाहीन ने कहा था, परिवार और नौकरी में क्या रखा है, अपने लिए बहुत जी लिए। शाहीन कहती थी, अब कौम का कर्ज उतारने का समय है, सब छोड़कर इसी में लगी हूं। मेरे बारे में चिंता करना छोड़ दो, कुछ बड़ा करने की तैयारी चल रही है, जो करूंगी
उस पर आप सबको फख्र होगा। आतंकवाद से निपटने के लिए 2009 में बनाई गई एटीएस। फिलहाल आतंकवाद से निपटने के लिए कई बड़े काम किए गए, लेकिन यूपी की बात करें तो आतंकवाद के लिहाज से 2000 का दशक यूपी के लिए कठिन दौर था। साउथ एशिया टेररिस्ट पोर्टल के आंकड़ों की माने 2001 से 2010 के बीच यूपी में 19 आतंकवादी घटनाएं हुई, यानी औसतन हर साल 2 घटनाएं आतंकवादी घटना की होती थी, यानी समाजवादी पार्टी और बसपा सरकार। 2005 से 2009 के बीच 12 आतंकी घटनाएं हुई। इसे देखते हुए यूपी में आतंकवाद से निपटने के लिए विशेष बल का गठन किया गया और नाम दिया गया एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। उस समय यूपी के डीजीपी रहे विक्रम सिंह बताते हैं कि 2009 में घटनाएं एक के बाद एक हो रही थी। उस समय सरकार ने एटीएस का गठन किया था। उस समय एडीजी कानून व्यवस्था बरजलाल थे, उन्हें एटीएस का भी चीफ बनाया गया। एटीएस ने एक के बाद एक कई ऑपरेशंस किए, जिससे धीरे धीरे यूपी में आतंकवाद की जड़ें कमजोर होती चली गईं। क्यों बढ़ाई गई तबलीगी जमात पर निगरानी? यूपी एटीएफ के चीफ अमिताभ यश बताते हैं कि तबलीगी जमात को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को लगातार इनपुट मिल रहे थे। इसे देखते हुए यूपी पुलिस ने उन पर निगरानी बढ़ानी शुरू कर दी। तबलीगी जमात के नाम पर कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और फिर जमात में शामिल होकर धर्म का प्रचार करने लगते हैं। इसी साल के शुरुआत में शामली में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई थी। इसमें एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील कुमार घायल हो गए थे, जिनकी बाद में मौत हो गई थी। जांच के दौरान पता चला था कि जिस अपराधी अरशद के साथ मुठभेड़ हुई थी, वो खुद के बचाव के लिए जमात का सहारा लेता था। इसी घटना के बाद से पुलिस और यूपी की सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई थी। लेकिन जब जम्मू कश्मीर से भी इस तरह के इनपुट जांच एजेंसियों को मिले तो यूपी में इसकी निगरानी बढ़ा दी गई। हर आने जाने वालों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाने लगा। इससे अचानक जमात में आने जाने वालों की संख्या बहुत कम हो गई। डॉक्टरों के कोड वर्ड को डिकोड करने की कोशिश। फरीदाबाद में हुई छापेमारी के दौरान अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टरों डॉक्टर उमर मोहम्मद उर्फ उमर उन नबी और डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई के कमरों से बरामद डायरियों में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करके आतंकी साजिश की प्लानिंग लिखी पाई गई। ये छापेमारी 12 से 13 नवंबर 2025 को दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट से जुड़ी जांच के दौरान की गई। डायरियों में नाम, तारीखें, जगहें और ऑपरेशंस को कोड में लिखा गया था ताकि बिना डिकोडिंग के समझ में आए। जांच एजेंसियां इन कोड वर्ड को डिकोड करने की कोशिश कर रही हैं। यूपी से पकड़े गए डॉक्टरों के गैजेट्स में भी जो चीजें मिली हैं उन्हें डिकोड करने की कोशिश हो रही है। मुस्लिम स्कॉलर कट्टरपंथ पर क्या कहते हैं? हालांकि जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, जिस तरीके से डॉक्टरों का कट्टरपंथ बढ़ रहा है, उसके बारे में एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ के रिटायर्ड प्रोफेसर मोहम्मद मोनिस अकबर फरीदी कहते हैं कि यह सिर्फ यूपी, कश्मीर या किसी सूबे की बात नहीं है। हमें यह समझना होगा कि गलतियां कहां हो रही हैं। मुस्लिमों को ही ऐसे लोगों का बॉयकॉट करने की जरूरत है। ये सच्चे मुसलमान हो ही नहीं सकते। सच ये है कि हमारे उलेमा और धर्म गुरुओं ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई होती तो आज ये नौबत ना आती। हम अरबी तो पढ़ते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझते। ऐसे में अधूरा ही इस्लाम मिलेगा। अधूरी जानकारी ज्यादा खतरनाक होती है। जरूरत एजुकेशन की है, ना कि लिटरेसी की। एजुकेशन से व्यक्तित्व में बदलाव आता है। हर जुमे की नमाज में पढ़ते हैं कि बुराई से दूर रहो, न्याय करो, लोगों पर एहसान करो, किसी का दिल ना दुखाओ, लेकिन इस पर हम अमल नहीं करते और इसलिए हम देख रहे हैं कि कैसे कट्टरपंथ बढ़ रहा है और अब ये डॉक्टरों तक भी जा पहुंचा है। फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो उत्तर प्रदेश से तार जुड़े हैं, अब एक एक कड़ियां सामने आ रही हैं, यानी उसका पर्दाफाश हो रहा है। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद जैसे ही यूपी से कनेक्शन सामने आया, योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ी मीटिंग की थी और उस मीटिंग में एक बड़ा निर्देश दिया गया है कि कैसे उत्तर प्रदेश में जब ये कड़ियां मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट रहे। योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में यह भी कहा गया है कि आगने जाने वाले लोगों की खास तौर पर चेकिंग की जाए और जिस तरीके से ये मुस्लिम डॉक्टरों का पूरा एक कुनबा सामने आया है जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहता है, अभी और कितनी कड़ियां इनसे जुड़ती हैं ये तो वक्त ही बता पाएगा। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े मामले में
अब एक एक करके गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक एक करके कड़ियां सुलझ रही हैं। और इस खबर के बारे में हम आपको लगातार बताते रहेंगे। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ आप जुड़े रहिएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।